आलोक, अच्छा चलो बताओ, एक छोटा सा सवाल। आज सुबह से जितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई उनमें से कितने लोगों को देखा? क्या आपको ऐसा लगा कि वे उनके क्लोज या रिश्तेदार होंगे? सोच सकते हो, नहीं ना, क्योंकि जब मुझे उन्होंने डांटा तब आपको लगा होगा कि मैं कितना अनजान हूं उनके लिए और जैसे मैं पहली बार उन्हें देख रहा हूं। है ना? लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं बताता हूं, जो शायद आपके लिए और भी चौंकाने वाली होगी। वह ये कि आप सुबह जिन प्रिंसिपल से मिलकर दीवानकर जी के साथ निकले, क्या आपको एक पल भी ऐसा एहसास हुआ कि वे दोनों सगे बाप बेटे हैं? क्या? वॉट? क्या बोले आप? मतलब चौंकते हुए आलोक ने कहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसके प्रश्नवाचक चिन्ह की जानकारी उसे पहले से थी। वह कहने लगा, बिल्कुल मेरे रिश्तेदार है। क्या मैं नहीं जानता? लेकिन हाँ, एक बार जरूर है। दीवानकर भाई की आदत ने ही रिश्तेदारी दिखाने की, या वे घर से बाहर अगर अपनों से भी मिले तो बिल्कुल ऑफिशियल होते हैं। कभी एहसास नहीं होने देते हैं कि उनका कोई परिचय भी है सामने वाले से। आपको पता है, जब इस कॉलेज में उनका फर्स्ट इंटरव्यू था, उस दिन इस कमेटी के भी सबसे ज्यादा प्रश्न, और वो भी कठिन से कठिन प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति कोई और नहीं तो खुद प्रिंसिपल साहब थे। उससे भी पहले ताज्जुब की बात यह है कि उस इंटरव्यू का रिजल्ट उन्होंने अपने हाथों में रखकर उस कमेटी को सौंप दिया था, और रिजल्ट घोषित होने के बाद जब दीवानकर जी का नाम सामने आया तब कहीं उस कमेटी के कुछ सदस्यों को जानकारी हुई कि वास्तव में दीवानकर कर खुद प्रिंसिपल सर का ही बेटा है। ऐसी कर्तव्य निष्ठा और निष्पक्षता जिसे बचपन से सिखाया गया हो, वह भला खुद अपने छोटों को कैसे बिना कुछ सिखाए रह सकता है? इसलिए यहाँ कॉलेज में आपकी ही तरह लगभग किसी को भी नहीं पता कि दीवानकर जी मेरे भाई और प्रिंसिपल सर से मेरा कोई रिश्ता है, सिवाय धर्मेश जी के। ये मैनेजमेंट का सबसे पहला पाठ है कि जब बात बिजनेस की हो तो अपनी निजी पहचान का उपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा परिचय मेरे लिए लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि जब पहली दफ़ा तुम्हारा कॉल आया था तब मैं वही था। मैंने पहली बार दीवानकर जी के चेहरे पर एक अप्रत्याशित खुशी को देखा। हाँ, और एक बात, दिल थाम के बैठो, अभी तो बहुत कुछ जानना शेष है। उनकी पकड़ यहाँ सभी कॉलेज में बहुत अच्छी है। उन्होंने हर यूनिवर्सिटी से जानकारी निकाली थी। वे जानते थे कि आपका एडमिशन कहाँ होना है, और तो और आपके उस जहाज से यहाँ आने और सुधाकर जी से मिलने तक की जानकारी उन्हें थी। अब आप खुद सोचिए कि जब आप उनसे मिले तब से अब तक कोई और होता तो कब का एहसास करवा चुका होता। लेकिन उन्होंने अभी तक ये पता ना लगने दिया कि आपकी इंडिया से निकलने से लेकर यहाँ तक का सफ़र सब कुछ उनकी नज़रों के सामने रहा। सुधाकर जी को भी आपकी टिकट बुक होने से लेकर आपके सफ़र तक की सारी जानकारी उनके पास मौजूद थी। आपको स्पेशल डिस्काउंट भी यहीं से दिलवाया था। आपको और एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके बारे में हर जानकारी उनके पास पहले से मौजूद है। आपकी बचपन से लेकर अब तक की पढ़ाई, आपके खुद के द्वारा अपने ही विभाग में जासूसी करना, व्यापार को बढ़ाना, सब कुछ, सारी जानकारी उनके पास पहले से ही मौजूद है। इसलिए तो मैंने कहा कि आप ये ना सोचे कि आप दीवानकर जी को जानते हैं, वरन आप ये सोच कि दीवानकर जी आपको भली भांति जानते हैं। इतनी प्यारी व्याख्या शायद कोई और नहीं बता पाता। वाकई श्रुति मैम ने गलत नहीं कहा। भारतीयों का एक अलग ही अंदाज है। उनकी सोच समझ और दिल की गहराइयों से जवाब देने की कला बिल्कुल ही नायाब है। वाकई कैसा सोचा आपने इतना अच्छा, वो भी तब जबकि अपने कहे अनुसार कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है आपकी। फिर भी अच्छा लगा जानकर कि हमारे बीच में कुछ लोग इतनी अच्छी सोच के साथ मौजूद है। वैसे मैं, कुमुद, अपना परिचय पहले ही दे देती हूँ। आपके बारे में लगभग पूरी क्लास जानती है, आलोक जी, लेकिन क्या आप ये बता सकते कि आखिर किसी भी प्रश्नों का ऐसा जवाब इतनी सटीकता से कैसे दिया जा सकता है? बुरा ना माने, ये सभी सीखने की चीज़ है। हम लोग वास्तव में तब तक एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे जबकि मनुष्य की सोच को ना समझ पाए। कहते हुए कुमुद आलोक के सामने आ खड़ी हुई। आलोक की फितरत थी कि वह किसी की भी बात को पहले शांतिपूर्वक पूरा सुनता है। जब सामने वाले के प्रश्न या कहीं गई बात पूरी हो जाए तब ही वह बहुत विचार के बाद किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। कुछ लोगों की तरह यूं ही हवाबाजी कर कुछ भी उत्तर दे देना या किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना उसकी आदतों में नहीं था, इसलिए या तो जवाब उठता होगा, उसे कोई फेल नहीं कर सकता, या फिर जवाब ही नहीं मिलेगा। आज के प्रश्नोत्तरी को देख कुमुद ही क्या, पूरी क्लास के सभी मेंबर्स और साथ ही साथ खुद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के टीचर मिस श्रुति ने खुद ही उन्हें अप्रिशिएशन दिया था। कोई भी क्यों ना हो, सभी ने प्यार और लक्ष्य की परिभाषा यूं ही बिना सोचे समझे या मजाक में कही, लेकिन एकमात्र आलोक ही ऐसा शख्स था जिसने अपना नंबर आने पर सबको पहले सुना, फिर शांतिपूर्वक खड़े होकर कहा, यदि बात परिभाषा की कही जाए तो दोनों ही शब्द लेखनी से कहीं परे है। फिर भी जहां तक मेरा अपना ओपिनियन कहता है कि किसी के बिना बताए, बिना जताए और बिना किसी प्रतिफल की चिंता किए उसकी परवाह करना, उसके बारे में सोचना, यही प्यार है। ये किसी को भी किसी से हो सकता है। एक माँ अपने बच्चों को बिना देखे 9 माह तक बिना किसी विचार के उसकी फिक्र करती है। वह कौन है, कैसा है, जाने बिना, ये भी प्यार है जो दुनिया का सबसे पहले अनोखा और सात्विक प्यार है।
जिसमें कोई मतलब नहीं छिपा होता। वही एक पिता उस संतान के अनुभव के बिना ही, जिसे माँ कम से कम अनुभव तो कर सकती है, वह उसके बिना अनुभव के ही, कुछ सोचे समझे बिना स्वार्थ के उसकी इस दुनिया में आने से पहले उसके लिए सुख सुविधा जुटाता है। वह कई बार उस बच्चों के लिए प्यार उसकी माँ के लिए लूटता है। ये भी प्यार है। ऐसे ही समझ में हर रिश्ता कहीं ना कहीं इस प्यार के बंधन से बंधा है, और वह भी तभी टिक सकता है जब उसमें अनदेखी चिंता हो, अन्यथा वह सिर्फ एक नाम का रिश्ता बनकर रह जाता है। इसलिए प्यार की प्रथम शर्त यही है कि सामने वाले को बिना बताए, बिना जताए उसकी फिक्र की जाए, निस्वार्थ भाव से। इसके अलावा और कोई दूसरा आशय तो हमें समझ में नहीं आता। ये कहा जा सकता है कि प्यार एक शब्द नहीं है, आधार है। उसे व्यक्ति खुद से कर सकता है, खुद के लिए करता है। इसमें सामने वाले को उसकी जानकारी हो या ना हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं। दूसरा, यदि बात लक्ष्य की जाए, तब मैं ये कह सकता हूँ कि लक्ष्य एक ऐसा केंद्र बिंदु है जो व्यक्ति अपने अनुसार निर्धारित करता है। लेकिन ये भी सही है कि लक्ष्य निर्धारण में उसकी भूमिका 1% भी नहीं होती। आलोक सबको बता रहा था कि आश्चर्य तो तब होता है जब व्यक्ति किसी दूसरे के द्वारा उसके प्रयत्नों से प्राप्त की हुई सफलता को अपना लक्ष्य बना लेता है और बिना कुछ सोचे विचारों उसे हासिल करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है, जबकि ऐसे समय में वह खुद भी नहीं जानता कि वह प्रयत्न क्यों कर रहा है। क्या इसका तरीका यही होगा? उस लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि वास्तव में दूसरे के द्वारा हासिल की गई सफलता के पीछे उसका उद्देश्य कुछ और रहा होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने आप की बराबरी और अपने आप को उससे श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में व्यक्ति बिना सोचे समझे उसी को अपना लक्ष्य बना लेता है, जो बिल्कुल गलत है। वास्तव में हर किसी के जीवन का एक अपना अलग लक्ष्य होता है, जिस तक दुनिया की कुल आबादी का सिर्फ 1% हिस्सा ही पहुंच पाता है। बाकी सभी के लक्ष्य या तो दूसरों की सलाह से बदल जाते हैं, या देखा देखी व्यक्ति खुद ही अपने लक्ष्य अपनी मानसिक कमजोरी के कारण बदल लेता है। तीसरा सवाल, लक्ष्य और प्यार में समानता। मेरे विचार से दोनों ही चीज़ व्यक्ति के वश में नहीं होता। ये दोनों ही आसपास के वातावरण और समाज की सोच के अनुसार बदलते रहते हैं। इसके अलावा कोई समानता नहीं है इन दोनों में। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूँगा कि प्यार खुद की अनुमति है और लक्ष्य दूसरों को बनाया हुआ एक संघर्ष भरा रास्ता। बस इतना कहते हुए आलोक ने अपना स्पीच समाप्त किया। सारी क्लास, जो अब तक बड़ी गंभीरता से उसे सुन रही थी, तालियां की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्रुति मैम तो एक समय के लिए जैसे खो सी गई थी उनकी बातों में, क्योंकि इतना सटीक और अच्छा भावपूर्ण जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। आज तक सिर्फ महज 2 दिनों में लोगों ने आलोक के बारे में सुना और सोचा था, लेकिन सही भावार्थ के साथ आज पहली बार उन्होंने आलोक को सुना, और अब आलोक ने सबका दिल भी जीत लिया। पहले लोगों को लगा था कि आलोक के बारे में सिर्फ दीवानकर ने यूं ही कुछ बातें कह दी, सिर्फ और सिर्फ उसका मान बढ़ाने के लिए, लेकिन उसकी भाषा शैली, स्थिरता और विचार ने सबको वाकई बहुत प्रभावित किया। आप सभी उसके बारे में और अधिक जानने और मित्रता करने को लेकर उत्सुक थे। सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, प्रोफेसर डैनियल, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके कंट्रोल के बारे में लेक्चर लेने वाले थे। एकमात्र सिर्फ उन्हीं ने कहा, आलोक, योर बिहेवियर नॉट फिट टू बिजनेस। उनके कहने का सीधा सा ऐसे था कि आलोक का व्यवहार एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए फिट नहीं था। ना जाने क्यों, लेकिन यह भी सच था कि प्रोफेसर डैनियल कभी भी मन में रखकर यह झूठी सलाह किसी को भी नहीं देते, चाहे फिर वह कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आलोक, तुम एक अच्छे इंसान और इंसान हो सकते हो, लेकिन एक अच्छा रीडर और एक अच्छा बिजनेसमैन होने के लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उनके कहे अनुसार एक बिजनेसमैन भावनाओं से नहीं वरन समय की कीमत से लाखों कमाता है। इसलिए कभी कभार वर्तमान परिस्थितियों को देखकर भावात्मक रूप से निर्णय लेना बिजनेस के लिए बहुत घातक हो सकता है। यही नियम एक लीडर के लिए भी घातक होता है। जैसे उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि किसान की बहुत अच्छी फसल हो जाने पर उसके लिए खुशी मनाकर पूरे गांव को भोज देने से अच्छा ये होगा कि उसे अनाज का संचय करके उसे विपरीत परिस्थिति में उपयोग करे, ताकि अपनी महज खुशी जायज़ करने के लिए व्यर्थ में ना गवाएं। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।